हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, जिसमें हम फिशर की इक्वेशन जान रहे थे। तो जानते हैं कि फिशर की इक्वेशन क्या है। तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के दो समीकरण, एक तो फिशर का है और दूसरा कैम्ब्रिज का है। तो आज फिशर के समीकरण को जानेंगे। फिशर ने अपने नकद व्यवसाय दृष्टिकोण का प्रतिपादन 1911 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में किया। और फिशर ने नकद व्यवसाय दृष्टिकोण के अनुसार व्यापार की मात्रा तथा चलन वेग के स्थिर रहने पर मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर पर प्रत्यक्ष संबंध बताया। और फिशर के अनुसार कीमत स्तर का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हों, अर्थात मुद्रा की मांग इक्वल्स टू मुद्रा की पूर्ति। या फिर हम कह सकते हैं PT इक्वल्स टू MV प्लस MV, ये बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर फिशर के सिद्धांत में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति का विश्लेषण उन्होंने किया कि उन्होंने बताया कि देश में जितनी भी मुद्रा की मात्रा होगी उसके द्वारा समस्त वस्तुओं और सेवाएं क्रय की जाए, और इस प्रकार एक निश्चित अवधि में किसी भी देश में जो मुद्रा की मात्रा होगी वह खरीदी और बेची जाएगी और वस्तु के मूल्य के बराबर होगी, है ना। तो यहाँ PT बराबर है वस्तु और सेवा के कुल मूल्य के, जो कि मुद्रा की मांग को बतलाता है। हम जानते हैं कि मुद्रा विनिमय माध्यम का कार्य करती है। जब भी कभी किसी वस्तु का ट्रांजैक्शन किया जाता है तो मुद्रा की हमें आवश्यकता होती है। इस प्रकार देश में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसे हम उतने ही हमें मुद्रा की आवश्यकता होगी। इसमें P बराबर है मूल्य के और T बराबर है ट्रांजैक्शन के। तो इस प्रकार P इंटू T इक्वल्स टू PT, है ना। और मुद्रा की कुल मांग हुई ऐसे देशों में जहाँ T यानी कि ट्रांजैक्शन व्यापारिक सौदे अधिक होते हैं वहाँ उत्पादन प्रोडक्शन अधिक होता है और वहाँ मुद्रा की मांग अधिक होगी। और जहाँ उत्पादन प्रोडक्शन कम होगा वहाँ ट्रांजैक्शन कम होंगे, अर्थात मुद्रा कम होगी। साधारण शब्दों में मुद्रा की मांग एक देश के मार्केट में बिकने के लिए आई हुई वस्तुओं के द्वारा निर्धारित होती है और उन्हीं के द्वारा मुद्रा की आवश्यकता होती है। ऐसी वस्तुओं जो बाज़ार में सेल और परचेज के लिए नहीं आती, मुद्रा की मांग उत्पन्न नहीं करती है। तो ये तो मैंने बताया आपको P और T। अब आता है मुद्रा की पूर्ति, मतलब MV, है ना। MV किसी समय बिंदु पर मुद्रा की पूर्ति उस कुल मात्रा के बराबर होती है जो विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग लाई जाती है। अर्थात हमें कहें कि कमोडिटी का विनिमय करने के लिए जो मुद्रा उपलब्ध होती है वो मुद्रा की सप्लाई कहलाती है या पूर्ति कहलाती है। और चलन में रहने वाली मुद्रा में धात्विक मुद्रा या पत्र मुद्रा, जैसे मेटेलिक मनी या पेपर मनी के अतिरिक्त बैंक मुद्रा का वह भाग है जो चेक द्वारा निकाला जा सकता है, शामिल किया जाता है इसमें। और चलन में मुद्रा की कुल मात्रा इन तीनों प्रकार की मुद्राओं के योग के बराबर होती है। ऐसे में मुद्रा जो हम बोलते हैं कि लॉकर्स में बंद रहती हैं और बैंकों की निश्चित जमाएं मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं की जाती है। और इसके अलावा किसी समय विशेष में मुद्रा की पूर्ति को जानने के लिए हमें मुद्रा की चलन गति अर्थात V को ध्यान में रखना पड़ता है यहाँ पर। तो चलन गति से हमारा अभिप्राय है उस संख्या से है जितनी बार मुद्रा किसी निश्चित समय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। प्रति समय जब मुद्रा वस्तु और सेवा के परचेज और सेल करने के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। और मुद्रा की कुल पूर्ति का अनुमान लगाने के लिए प्रचलित मुद्रा की मात्रा को उसकी चलन गति से मल्टीप्लाई किया जाना आवश्यक होता है। न केवल प्रचलित मुद्रा की आपूर्ति बल्कि साख मुद्रा को भी उसकी चलन गति से मल्टीप्लाई करने की
आवश्यकता होती है। इस प्रकार जब मुद्रा की चलन गति अधिक होती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, और जब वह कम हो जाती है तो मुद्रा की पूर्ति घट जाती है। तो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा की यह विशेषता है। इस प्रकार एक समय में मुद्रा की चलन गति में मुद्रा की मात्रा यानी m उसके चलन गति से अर्थात v से मल्टीप्लाई करके मुद्रा की उसमें साख मुद्रा यानी m1 तथा उसकी चलन गति यानी कि v1 से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़कर मालूम की जाती है। तो सप्लाई ऑफ मनी होता है mv प्लस m1 और v1। तो मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन के दो कारण हो सकते हैं, मुद्रा और साख की मात्रा में परिवर्तन होना, दूसरा मुद्रा एवं साख की चलन गति में परिवर्तन। इस प्रकार चलन गति मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है। अब आते हैं इस सिद्धांत की, ये जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं इसकी ये क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पर यदि अन्य बातें समान रहें तो मुद्रा के परिमाण में प्रत्येक परिवर्तन या सामान्य मूल्य स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक परिवर्तन उत्पन्न करता है, जो कि मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक परिवर्तन उत्पन्न करता है। इस प्रकार सामान्य मूल्य स्तर तथा मुद्रा की मात्रा के अनुरूप प्रत्यक्ष रूप में उसी अनुपात में जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है बदलता है, और मुद्रा के मूल्य उसके विपरीत दशा में उसी अनुपात में बदलता है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि मुद्रा के परिमाण का वस्तु और सेवा के मूल्य के साथ सीधा व अनुपातिक संबंध होता है, परंतु मुद्रा के मूल्य से उसका विपरीत अनुपातिक संबंध होता है ना। ये इस नियम का सार है। इसमें यही बताया गया है कि PT = mv प्लस m1 v1। तो यहाँ पर P तो है मुद्रा का मूल्य, T जो है वस्तु और सेवाओं की कुल मात्रा है जो कि मुद्रा के द्वारा खरीदी जाएगी, M करेंसी है, M1 साख मुद्रा की मात्रा है, V मुद्रा का चलन वेग है और V1 साख मुद्रा का चलन वेग है। PT = mv प्लस m1 v1 है। तो mv प्लस m1 v1 मुद्रा की कुल पूर्ति है और PT मुद्रा की मांग को प्रदर्शित यहाँ करता है। और मुद्रा की पूर्ति, तो मुद्रा की पूर्ति को हम मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के चलन वेग को शामिल करते हैं। मुद्रा की मात्रा में हम केवल करेंसी की मात्रा और साख मुद्रा की मात्रा को शामिल करते हैं। m प्लस m1 इक्वल्स होते हैं नोट प्लस सिक्के प्लस साख मुद्रा, है ना। और मुद्रा की चलन गति से अभिप्राय होता है कि मुद्रा की एक इकाई द्वारा एक वर्ष में कितनी बार वस्तु और सेवाएं खरीदी जाती हैं, और चलन गति क्या होती है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन या प्रचलन में मुद्रा। ठीक है। अब आती है मुद्रा की मांग। अब मुद्रा की मांग द्वारा हम विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए मुद्रा की मांग करते हैं। और फिशर ने विनिमय समीकरण में मुद्रा की मांग में व्यापारिक जो ट्रांजैक्शन और कीमत स्तर को शामिल करते हैं। व्यापारिक सौदे से अभिप्राय हमारा क्या है कि एक वर्ष में बाजार में बिक्री के लिए आने वाले सभी कमोडिटी की कुल क्वांटिटी, है ना। और कीमत स्तर से हमारा अभिप्राय है कि एक निश्चित समय में कमर्शियल ट्रांजैक्शन की प्रत्येक इकाई का औसत कीमत से है। तो फिशर का समीकरण बताता है कि अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा, और मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि फिशर का समीकरण क्या है ना। ये तो फिशर के समीकरण की बात हो गई। अब ये फिशर का जो समीकरण है इसकी कुछ आलोचनाएं की गई। तो ये आलोचनाएं क्या क्या हो सकती हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।